और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर एक खबर। आज हट जाएगा सस्पेंस से पर्दा। लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में आज होगी नामांकन की प्रक्रिया। 14 दिसंबर को आधिकारिक ऐलान। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति का नाम इस समय सबसे आगे है। बड़ी खबर आपको बता रहे, आज हट जाएगा सस्पेंस से पर्दा। कौन सा ऐसा नाम होगा जिसे बीजेपी चुनेगी और उसके पीछे क्या मायने होंगे, किस प्रकार बीजेपी विपक्ष को उसके जो एक आप कह सकते हैं वोट बैंक या फिर बाकी चीजें जो रहती है उसको जवाब यहां पर बीजेपी की ओर से दिया जाएगा, ये देखने वाली बात यहां पर रहेगी। और साथ ही बात भी साफ है कि बीजेपी ने हमेशा चौंका देने का नाम किया है। 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी को नया चीफ मिलने जा रहा है, जिसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। और इसी कड़ी में लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी मीटिंग हुई। करीब 1 घंटे चली इस बैठक में संगठन और सरकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद ये कयास का दौर भी जारी है। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश को नया बीजेपी अध्यक्ष मिल जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संगठन और सरकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक हुई है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि बहुत से नाम हैं जो आगे चल रहे हैं। फिलहाल 6 नाम है। सबसे आगे जो नाम है वो पंकज चौधरी का इस समय चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए आज सस्पेंस से पर्दा हट जाएगा। अध्यक्ष के निर्वाचन की घोषणा की प्रक्रिया होगी। आज समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। वो अपने डाइनिंग रूम में बैठ करके अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तय कर लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी तय कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे यहाँ एक चुनाव की पद्धति है। उस पद्धति से चुनाव की प्रक्रिया, पहले नामांकन होगा, फिर नामांकन पत्रों की जाँच होगी और जांच के उपरांत फिर निर्वाचन के संबंध में जो घोषणा की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, आवश्यकता पड़ने पर उस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। नॉमिनेशन होगा, अखबार में विज्ञप्ति आप लोगों को मिल चुकी है और नॉमिनेशन के उपरांत पता चलेगा कि कौन कौन प्रत्याशी हैं। उसके बाद पूरा विवरण आपके समक्ष आएगा। मैं आप सबसे सहयोग की अपील करता हूं और आने वाले आंग्ल वर्ष की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। जब परिणाम आएगा तो देर से आए दुरुस्त आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया, इसको लेकर पार्टी मुख्यालय पर एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में BL संतोष समेत संगठन महामंत्री धर्मपाल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र चौधरी और दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि किस तरह से जो चुनाव होना है उस पर काम करना है, उसकी रणनीति क्या होगी। आमतौर पर यह देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई एक ही व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नामांकन करता है और उसी को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया जाता है। लिहाजा पार्टी में सभी पदाधिकारी मौजूद थे। एक रणनीति बनाई गई किस तरह से चुनाव करना है। हालांकि इस चुनाव में कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो पहले से तय कर लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा नाम किसी की चर्चा है तो वो पंकज चौधरी की है, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, 9 बार से सांसद रहे हैं और गोरखपुर बेल्ट से आते हैं। लखनऊ से वुडलेश्वर राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। तो देखिए, आपको जानकारी दे दें कि आधिकारिक ऐलान जल्द ही होने वाला है। हालांकि जो नाम फाइनल हुए हैं उसमें सबसे आगे जो है पंकज चौधरी का नाम जो है वो सबसे आगे है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता इस समय राहुल जब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम राहुल के पास चलेंगे, राहुल से समझने की कोशिश करेंगे। राहुल, देखिए 11 महीने से इंतजार था और आज और कल इन दोनों दिनों के बीच जो है इंतजार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और साथ ही खत्म हो जाएगा कि प्रदेश सरकार की इस समय रणनीति क्या है आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर। देखिए, 3 लिहाज से महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि प्रोसेस क्या होने वाला है। अगर आज की बात करें, आज नामांकन होगा लगभग दोपहर 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में। जिस तरीके से पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, ऐसे में संभावना यह है कि एक ही व्यक्ति होंगे। उस एक व्यक्ति के जो प्रस्ताव है वो भी या तो डिप्टी CM या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जाएगा, सर्वसम्मति से फैसला हो जाएगा और कल औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा होते हैं तो कल रात को 8 बजे से पहले लगभग
400 के आसपास जो प्रतिनिधि है वो पहुंच चुके हैं लखनऊ के अंदर, और उनके हिसाब से मतदान होगा, यानी वो सब मिलकर के वोटिंग करेंगे अगर वोटिंग के लिहाज की नौबत आती है तो। आप दूसरा सवाल ये उठता है कि कौन बन सकता है, उसके लिए सिनेरियो दो लिहाज से है। पहला ये कि लगभग 8 से 10 महीने के बाद अगले साल पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, और 1.25 साल के बाद 2027 की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने नॉन यादव ओबीसी को भी अपने पास रखा था, और उस लिहाज से एक महत्वपूर्ण चेहरा देने की कोशिश है ताकि जो नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक है वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ रहे, जिस वजह से 2019 में, 2017 में और उससे पहले 2014 में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला था, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के आई थी। तो वही स्थिति रहने के लिए और साल 1.5 साल के आसपास का वक्त भी चाहिए, और यही वजह है कि जो बड़े नाम निकल के आ रहे हैं कि उसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम हो, जिस तरीके से आपने खुद जिक्र किया 6 के आसपास जो टोटल नाम है वो ज्यादातर ओबीसी समाज से आते हैं, कि वो कुर्मी वोट बैंक हो, लोधी वोट बैंक हो जिससे कल्याण सिंह भी बीजेपी के रह चुके हैं। तो तमाम वोट बैंक ऐसे हैं, संभावना ये है कि ओबीसी से ही होंगे अगले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। जी बिल्कुल राहुल, और देखिए लोकसभा चुनावों का भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि हर चुनाव कोई ना कोई संदेश देता है, कोई ना कोई उसके मायने जरूर रहते हैं। हमने देखा था कुर्मी वोट का एक बहुत बड़ा ध्रुवीकरण हुआ था, सपा के साथ गया था, और ऐसे में इसको भी संतुलन बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश इन चुनावों के जरिए जो है बीजेपी कर सकती है। या फिर बीजेपी हमेशा की तरह, जैसा कई चुनावों में देखा गया है, मुख्यमंत्री के जब नामों का ऐलान होता है बाकी राज्यों में तो चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं, या फिर इस तरफ भी संभावनाएं जाती हुई नजर आ रही है। राहुल देखिए, दो लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत पेश होते हैं या दलित पेश होते हैं तो ओबीसी पेश निश्चित तौर पर होंगे प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में। लेकिन अगर केंद्रीय राजनीति की बात करें तो वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं कोई ऐसा केस जो ओबीसी हो, तो हो सकता है कि नॉन ओबीसी में, जिस तरीके से दिनेश शर्मा का जिक्र भी आता है कि दिनेश शर्मा का क्या नाम हो सकता है क्योंकि डिप्टी सीएम के तौर पर रह चुके हैं, और जो स्वर्ण समाज है उसमें अच्छी खासी पकड़ बनाए जाते हैं, तो वो भी एक इक्वेशन रहेगा स्टेट और सेंट्रल की पॉलिटिक्स को लेकर के भी। लेकिन संभावना अभी तक के हिसाब से यही है कि जैसे आपने कुर्मी वोट बैंक का जिक्र किया, लोध वोट बैंक का जिक्र किया, किस तरीके से जाते यूपी के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे जाति नहीं है, यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स से ही सियासत का सफर पूरा किया जाता है। तो संभावना इसी बात की लगाई जा रही है कि कोई ओबीसी चेहरे हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। और जैसे आपने जिक्र किया कि ये जो 6 नाम अभी टीवी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, न्यूज नेशन, न्यूज स्टेट की टीवी स्क्रीन पर, इसके अलावा भी कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है, क्योंकि जब 2017 में चुनाव हुआ उसके बाद भी बहुत सारे नाम सामने आए थे मुख्यमंत्री के, लेकिन कोई और मुख्यमंत्री बन गए थे, और बीजेपी पार्टी इस लिहाज से जानी भी जाती है। जी हम आलोक के पास में चलेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे। आलोक, देखिए बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ जहां पर पार्टी की जो रणनीति थी पूरी तरह से भिन्न थी, जातिवाद से हटकर कहीं ना कहीं वहां पर जो है वोट हुआ है। खुद नतीजों के बाद बीजेपी ने ये बात भी मानी है, क्या उसका कोई असर भी यहां पर चुनावों में देखने को मिल सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव को लेकर के ही जो तब्दीलियां या फिर हम जो भी प्रदेश अध्यक्ष का नया चेहरा देखेंगे, कहीं ना कहीं नए चेहरे का या इस बदलाव का 2 ही मतलब है। एक तो संगठन के लिहाज से है कि संगठन को कैसे बेहतर और मजबूत किया जा सकेगा। प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा इस बात को जरूर कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम करता है या महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है 2027 का चुनाव, जिसमें लगातार पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2027 के लिए इस जीत को बरकरार रखने के लिए ये चेहरा कितना महत्वपूर्ण होगा, ये नाम कितना महत्वपूर्ण होगा, ये बेहद जरूरी है। रही जातियों की बात, या फिर जिस तरह से जातियों का हमने देखा है आमतौर पर उत्तर प्रदेश में कि किस तरह से जात पे जाकर के राजनीति भी होती है और वोट भी डाला जाता है, तो उस लिहाज से भी प्रदेश अध्यक्ष का नाम, चेहरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार से एक उम्मीद, एक आशा की उम्मीद इस बात की रही है कि एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो जातियों की राजनीति वहां पर आम तौर पर बिहार में रही है वो टूटा है, और एनडीए को जिस तरह से वोट मिला है, जिस तरह से सीटें मिली हैं, वो एक ऐसा ही लग रहा है कि जैसे क्लीन स्वीप की तरह बात थी। अब ऐसे में पीडीए के कार्ड को लेकर के समाजवादी पार्टी जो लगातार
पिछले कुछ समय से खेल रही है या राजनीति में एक बदलाव करने की कोशिश कर रही है यूपी के, उसको लेकर के भी प्रदेश अध्यक्ष का ये चेहरा बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम कहें तो आज की राजनीति ओबीसी ड्रिवन है, पिछड़ों को लेकर के ही आज की राजनीति बेहद मजबूत होती है। पिछड़े जिसके पाले में है राजनीति में कहीं ना कहीं वो आगे है। इस लिहाज से भी बार बार ओबीसी की बात आ रही है, ओबीसी का नाम और ओबीसी चेहरे की बात हो रही है। और यूपी के लिहाज से एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि पूर्वांचल को लेकर के पिछले कुछ चुनाव में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नजर नहीं आई। उसे गठबंधन के जो छोटे दल है उन पे निर्भर रहना पड़ा और उनसे भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीदें नहीं देखी गई है। ऐसे में पूर्वांचल के चेहरे को लेकर के भी ये चर्चा बहुत तेज है कि पूर्वांचल का हो सकता है चेहरा, ओबीसी हो सकता है। और ऐसे में हम कल से कह रहे थे कि पंकज चौधरी का जो नाम था वो कहीं ना कहीं बाकी नामों से आगे है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखा था हमने संसद सत्र में भी कहीं ना कहीं एक बधाई की खबर भी जो है वो सामने आई थी। पहले ही बधाई देने का सिलसिला जो है अनौपचारिक तौर पर शुरू भी हो गया था। अब आपके पास आना चाहूंगी राहुल और जानना चाहूंगी आपसे कि सपा के पीडीए को टक्कर देने के लिए सबसे अच्छा नाम यहाँ पर बीजेपी के पास क्या होगा, और क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि शायद चुनाव की नौबत ही ना आए, सर्वसम्मति से ही जो नाम है वो चुन लिया जाए? देखिए, इस तरीके से हमारे संवाददाता ने जिक्र किया कि पंकज चौधरी का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है, उसके अलावा केशव मौर्य का नाम भी है, उसके अलावा बीएल वर्मा का नाम भी है। तो ऐसे कई नाम हैं जो ओबीसी के चेहरे के तौर पर आ सकते हैं। अगर साध्वी का नाम भी हो सकता है, अगर महिला ओबीसी के चेहरे के तौर पर, दलित के चेहरे के तौर पर देखा जाए तो नाम बहुत सारे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी में जिसका नाम सबसे ज्यादा चलता है बहुत बार उसे मौका नहीं मिलता है कि वो मुख्यमंत्री के लिहाज से हो, मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है स्टेट का या कैबिनेट का, सेंट्रल कैबिनेट का, उस लिहाज से हो। तो ये भी संभावना है कि कोई नया नाम निकल कर आ सकता है। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि बीजेपी में अनुशासन बहुत ज्यादा है, डिसिप्लिन पार्टी बताई जाती है। इसलिए संभावना वैसी ही है जैसे बीजेपी की परंपरा रही है कि आज दोपहर की बात प्रस्तावक के तौर पर हो सकता है डिप्टी सीएम दोनों में से कोई एक या फिर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हो और सर्वसहमति से फैसले ले जाए, चुनाव की नौबत ही ना आए। और कल आमतौर पर जो तरह से एक औपचारिक ऐलान होता है वो औपचारिक ऐलान किया जाए। तो संभावना कम से कम जो पार्टी के सूत्र है, बीजेपी के सूत्र है, वो हमें यही बता रहे हैं कि सर्वसहमति का ख्याल रखा जाएगा, पहला, कास्ट पॉलिटिक्स का ख्याल रखा जाएगा, दूसरा, संगठन पे पकड़ का ख्याल रखा जाएगा, तीसरा, और चौथा ये कि पार्टी के अंदर यानी संगठन के अंदर कोई डिवीजन ना हो। कोई ऐसा ना हो कि बसपा से नए आए हुए जो व्यक्ति हैं, नेता हैं, उन्हें मौका दिया जाए या फिर पार्टी के अंदर खिंचान ना मच जाए, खासतौर पर टिकट बंटवारे को लेकर के 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से या फिर पंचायत इलेक्शन के लिहाज से। कि पंचायत में अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करते तो उसका सीधा असर एक तरह से लिटमस टेस्ट के तौर पर होगा और विधानसभा में असर पड़ेगा। तो संगठन और सियासत के लिहाज से जातिगत समीकरण ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा इस बार के चुनाव को लेकर के। जी बिल्कुल, देखिए राहुल डबास जो आपने तमाम जानकारी दी है उसके साथ यहाँ पर आलोक दो नाम और दो जो मायने हैं उन पर भी मैं यहाँ बात करना चाहूंगी कि अगर स्वतंत्र देव सिंह या फिर डॉक्टर दिनेश शर्मा के नाम पर कहीं मुहर लगती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि विधानसभा को फ्री हैंड दिया है। और इसके अलावा अगर डिप्टी सीएमओ के नाम पर जो है मुहर लगती है तो जाहिर तौर पर केंद्र का जो है वो इन्वॉल्वमेंट विधानसभा चुनावों में भी रहेगा। इसको लेकर भी एक मायना जो है वो सामने आता है। सवाल पूरा मैं सुन नहीं पाया हूं, लेकिन मैं इसके बावजूद भी जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर और दो नामों की बात की जा रही है ओबीसी के, तो उसमें निश्चित तौर पे ऐसे कई नाम है, बल्कि दो नहीं, ओबीसी के कोटे से और भी कई नाम हैं, सवर्णों में भी कई नाम चल रहे हैं। अगर हम नामों को लेकर के बात करें तो दिनेश शर्मा से लेकर के ऐसे बहुत सारे नाम हैं जहां सवर्णों की बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो नॉन ओबीसी हैं। और ओबीसी में भी बात की जाए तो स्वतंत्र देव हैं और धर्मपाल हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, करीब मंत्री और जो यहाँ पर है राज्य में उनके नाम चल रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आलोक, और देखिए ऐसे में अगर बात करें बाकी नामों की भी तो इसमें क्योंकि अगर साध्वी जी को मौका दिया जाता है तो जाहिर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो भगवामयी हो सकता है। देखिए हर नाम के अपने अलग अलग मायने हैं और किन मायनों को चुनकर यहाँ पर ये फैसला लिए जाते हैं देखने वाली बात है। आपका शुक्रिया, आप दोनों का तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।